गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग लेक्चर 5 पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो लेक्चर 5 पे हम पढ़ेंगे उस लेक्चर 5 का नाम है बैलेंसिंग रिएक्शन। ये जो बैलेंसिंग रिएक्शन होता है ये हम इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जब स्टोसियोमेट्री करेंगे तो उसमें बैलेंसिंग रिएक्शन की जरूरत पड़ेगा। तो उसके वजह से हम लोग पूरे बैलेंसिंग रिएक्शन जो रिडक्स रिएक्शन में है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें काफ़ी ये जो लेक्चर 5 को एक्चुअली हमें 4 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने एक लाइन लिखा है इसके अंदर में, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आपको मैं 10वीं क्लासेस से शुरू करूँगा, IIT एडवांस तक को ले लूँगा। आई रिपीट अगेन माई पॉइंट, आई स्टार्टेड फ्रॉम द 10th टॉपिक एंड आई विल delivered the topic regarding the IIT advanced topic, right? From the zero to the hero मैं तुमको बना दूंगा। अगर आप 10th पास करके आए हो तो आपको भी ये समझ आएगा, एंड कंसंट्रेट करके अगर आप पढ़ोगे तरीका से इस वीडियो को तो आगे आपको बहुत काम आएगा। लेट नहीं करता हूं, हमें इसी बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन या बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन के अंडर में क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं एंड ये क्या क्या काम में आएगा। देखो, नॉर्मल 11th क्लासेस के लिए काम आएगा। 12th क्लासेस में बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन जो होता है, 12th क्लासेस में जो बैलेंसिंग रिएक्शन होता है वो कहाँ पर है ना, डी ब्लॉक में है। वो आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। वो सारे चीज को मैंने इकट्ठा करके एक बार पढ़ा रहा हूँ। 10th कवर करेगा, 11th कवर करेगा, 12th कवर करेगा, नीट, IIT JEE, नेक्स्ट, आइजर, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का कैपेबल रखेगा ये वीडियो। ये एक लेक्चर में करूंगा नहीं, लेक्चर 5 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा। अभी बता रहा हूं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करेगा लेक्चर 5 से बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, देख लीजिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो लेक्चर 5 मेरा है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 4 पार्ट है, सबसे पहले पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज या हाउ द ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो होगा। उसके बाद पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड में किस तरीका से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एंड पार्ट सी में हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किस तरीका से हमें इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एंड पार्ट डी में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किस तरीका से हमें इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीका से ये 4 पार्ट हो जाएगा लेक्चर 5 का। यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एक्चुअली हाउ द टॉपिक विल बी डिलीवर्ड। जब हमने पार्ट ए पढ़ेंगे, अब लेक्चर 5 का चलते हैं उसके पास से। लेक्चर 5 के जो है पार्ट ए, लेक्चर 5 के जो पार्ट ए पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, दिस इज लेक्चर 5 पार्ट ए। द टॉपिक इज वैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन नंबर। एंड मैं ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर में हमने शुरुआत करेंगे बचपन से। बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आप ड्रॉपर बच्चा हो या आप फ्रेशर भी हो, आपको ये एक्चुअली पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो बेटा, ये जो वैलेंसी होता है, ये एक्चुअली द कंबाइंड कैपेसिटी, आपके पास पूरा नोट पड़ा हुआ है। वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। सुना होगा 9th 10th में। कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट का मतलब क्या है ना, एक एलिमेंट कितने एटम के साथ कंबाइंड होता है, कितने एटम के साथ कॉम्बिनेशन होकर रह सकता है, वो उसके कंबाइंड कैपेसिटी होता है। इट रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ बॉन्ड पोजेस्ड बाय दिस एटम, कितने बॉन्ड उसके पास एग्जिस्ट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी, राइट। एंड ये वैलेंसी का कोई साइन ही नहीं होगा, यानी ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। इसका कोई साइन नहीं है, ना ही हम इसको जीरो करेंगे। कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर में रहेगा, लेकिन ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं लिखेंगे। इट वैल्यू इज फिक्स्ड एंड नो साइन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। ये होता है वैलेंसी। देन व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ना, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल वैल्यू एंड ए एटम हैज ए डिफरेंट चार्जेस। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो,
एंड कुछ भी वैल्यू हो जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट का डिफरेंट वैल्यू हो सकता है इन द डिफरेंट कंपाउंड में। इसका मेरा मतलब है जैसे एक ऑक्सीजन एटम है, उसके वैलेंसी हम कहेंगे 2, क्योंकि वो कहीं भी रहेगा, जहां भी रहेगा 2 बॉन्ड में रहेगा, या तो एक ही बार में 2 बॉन्ड या तो दोनों बार में एक एक बॉन्ड करके रहेगा, वो उसके वैलेंसी है। लेकिन अगर मैं वही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहूंगा, कभी -1 होगा, कभी -2 होगा, कभी 0 होगा, कभी +2 होगा। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज ए हाइपोथेटिकल वैल्यू, it represent a number of electron donated, number of electron accepted और number of electron sharing between the two atoms। and in fact यही ऑक्सीडेशन नंबर का एक फिक्स्ड साइन भी होता है, या तो प्लस या तो माइनस। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड प्लस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड माइनस हो जाएगा, अकेला रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से तो ऑक्सीडेशन नंबर का कोई एक फिक्स ना फिक्स चार्ज जरूर होता है जो वैलेंसी का नहीं हुआ था। कंपाउंड के अंदर में एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यानी वैलेंसी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी इज जस्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड possessed by the atom, but oxidation state means it is the charge, hypothetical charge possessed by the atom in a particular element. I think you should understand and I will explain this in the following ways। मैं इसको किस तरीका से एक्सप्लेन करूंगा आप देखो। मैं आप लोगों को देखो, ये बड़ा नोट है, आप नोट कर सकते हो, इससे बढ़िया नोट आपको कहीं मिलेगा नहीं। दूसरी बात यहाँ पर है, मैंने एक एग्जाम्पल सपोज एक वाटर को दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर दिया वाटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया वाटर, दिस इज H2O। तो ये H2O के साथ है, O के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी O का 2 वैलेंसी हो गया, यानी O का जो बॉन्ड हो गया 2, यानी वैलेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड possessed by the atom। इट इज फिक्स्ड एंड साइनलेस, नो साइन, साइन कुछ नहीं होता, बस 2 बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंटिंग होता है। लेकिन अगर सिमिलरली मैंने सेम चीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को बताऊंगा, मैं ये कहूंगा कि ये जो लिखा हुआ ऑक्सीजन, ये जो वाटर के अंदर में ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होगा इसका -2 होगा। H2O2 के अंदर में ऑक्सीजन का वैलेंसी तो मतलब नहीं है, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होगा, O के पास है -1। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, O के पास हो जाएगा +2। सी हियर, अगर कहीं अकेला में रख दूंगा, सिर्फ ओनली एलिमेंट्री कंडीशन के अंदर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा OS इक्वल टू 0, कुछ नहीं होगा। यानी अकेला रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी किसी कंपाउंड में रहेगा तो कोई ना कोई चार्ज जरूर बियर करेगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल चार्ज possessed by the atom in the different compounds, this is known as a oxidation state, but valency is simple the number of bond possessed by the atom। you should understand what I am saying। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ना प्लस ना माइनस, 2 बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2 +2, इवन मैंने एक छोड़ा इसमें से -12 भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे? सुपर ऑक्साइड की बात कर लूंगा। सुपर ऑक्साइड की बात अगर मैं करूंगा तो मैंने यहीं से थोड़ा बहुत, तो अगर मैंने सुपर ऑक्साइड की बात करूंगा O2-, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी आ जाएगा 2 ऑक्सीजन का -1, इसको बोलेंगे -12। तो ये भी पॉसिबल है, मैंने बैरियम ऑक्साइड ले लूँ, बैरियम सुपर ऑक्साइड ले लूँ, तो बैरियम सुपर ऑक्साइड के अंदर में भी ये बन जाएगा आपका, क्या नाम उनका, -12 बन जाएगा। तो सवाल होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? स्टेट मतलब नंबर है, क्या होता है? इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज possessed by the atom in the different compound। it represent the number of electron accepted or number of electron donated or number of electron sharing between the 2 atoms, and it exists in plus or minus or 0, but valency does not show that। valency propose that it is just a combined capacity of the element, यानी number of bond represented by the atom is called valency, and this valency ओनली द नंबर ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये फिक्स्ड होता है, ये साइनलेस होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोलना चाह रहा था, और कितने कंपाउंड कह सकता हूं मैंने, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, तो इसलिए मैं
कम एग्जाम्पल लेके जा रहा हूं। अगर मैंने सल्फर लिखा है इसके अंदर में, तो सल्फर में मैंने अगर एक कंपाउंड कर दूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन रख दूंगा, करेक्ट है। लेकिन जब मैंने इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करूंगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैसे निकालूंगा ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर जरूर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर में -2। खाली हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, अभी सल्फर का बहुत सारे कंपाउंड होंगे। मान लीजिए मैंने सल्फर डाइऑक्साइड कर दूंगा तो वैलेंसी आ जाएगा +4। मान लीजिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। मान लीजिए मैंने कर दूंगा H2SO4 तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग कंपाउंड में इसकी वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन वैलेंसी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। इट इज द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये समझ जब तुमको आ गया, अब हमें रियल टॉपिक के पास जाएंगे। मेरा जो लेक्चर 5 का जो पार्ट ए है, मैंने क्या पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर 5 पार्ट ए में, देखो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सिखाऊंगा। बच्चा अगर तुम लोग 10th क्लासेस में हो तो 10th क्लासेस में भी एक रिडक्स रिएक्शन करके छोटा सा टॉपिक है। अगर इस तरीका से पढ़ोगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक होता है थोड़ा हायर लेवल के लिए होता है। तो ये पार्ट बी जो है मैं पढ़ाऊंगा वो हीट एंड ट्रायल मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो ये प्रॉपरली 10th के लिए होगा, लेकिन एडवांस्ड 10th क्लासेस वाली होगी। तो अब हमें जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग आउट का जो फाइंडिंग मेथड होता है, ये तो पहला होता है लेवल 1 एक्सप्लेन, मतलब खुद एक्सप्लेन करेंगे। रूल को मैं एक्सप्लेन खुद ही ओरली बोलूंगा, क्वेश्चन से कराऊंगा। रूल एक्सप्लेन जो मैं कहता हूं धीरे धीरे करके कहूंगा, आप लोग क्या करोगे, पेन पकड़ के जो रूल लिख देना, ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। पहला रूल कहता हूं कि अगर कोई एलिमेंट अकेला रहता है, यानी इन ए एलिमेंटरी कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट विल बी 0। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड विल बी -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड इट इज -1, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज -12, इन केस ऑफ other compounds they are generally -2, but in case of OF2 oxidation state of the oxygen will be +2, OF2 में +2। तो ये था कि सेकेंड रूल। देन द थर्ड रूल क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काली मेटल्स आर ऑलवेज +1, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्काली अर्थ मेटल दे आर +2, दैट इज मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम को छोड़ देंगे, वो नॉन मेटल है। मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, इन सब के वैलेंसी +2। ये फिक्स्ड रहता है, जिस कंपाउंड में रहेगा उसका वैलेंसी वो लेगा, अपना +2 रहेगा अर्थ मेटल के। नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल जो होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा +1 तो होता है, लेकिन मेटल के साथ जब रहेगा तब वो -1 रह जाएगा। बोरोन के पास भी हाइड्रोजन का वैलेंसी -1 हो जाता है, राइट। जनरली +1, मेटल के पास हाइड्रोजन -1। मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास तो स्टूडेंट है, लेकिन घर जाके अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएगा तो वो टीचर बन जाएगा। उसी तरीका से ठीक ही कि जो वैलेंसी होता है वो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है, कभी मेटल के पास पॉजिटिव होता है, बाकी जनरली मेटल के पास खुद होता है नेगेटिव, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहता है हाइड्रोजन का। और एक मेन रूल कहता हूं, जितने एक कंपाउंड के अंदर में जितने एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट का वैलेंस को प्लस करके इक्वल टू कंपाउंड के चार्ज होगा, यानी द सम ऑफ SUM सम, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कंपाउंड। यही रूल को मैं बार बार बोल बोल के सॉल्व करवाऊंगा। एंड ये लेवल 1 मतलब आपका नॉर्मल 11th कवर हो जाएगा, 10th भी कवर हो जाएगा, ठीक है, जो फाउंडेशन वाली 10th होती है। एक्सप्लेन अगर करूंगा, यही क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें कराऊंगा, लेकिन मेरे को सारे क्वेश्चंस याद है तो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चंस करने लग जाऊंगा। कुछ बचेगा तो इधर चेक करेंगे। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो
अब हम क्या करेंगे, एक पेज इसमें से लिया। पेज जब लिया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, देखो बेटे मैं कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूंगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करूंगा ना, जिसका निकालूंगा उसको बोलूंगा एक्स। फिर एक ऑक्सीजन का सबका प्लस करूंगा। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, दो ऑक्सीजन का -4 होता है। समझ जाओ, मैंने ज्यादा डिटेल से तरीका से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। -2 इंटू 2 -4 हो रहा है, इक्वल टू पूरे का चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, तो यानी इक्वल टू 0। तो x इजकल टू +4। मैं इसको ऐसे बना दिया, यानी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का, मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाया। ठीक उसी तरीका से अगर मैं कार्बोनेट का दिखाऊं, CO3 2- का कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, पहले कार्बन को जिसका निकालेंगे उसको x मानेंगे, प्लस अगर मैं कहूँगा एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, फिर इक्वल टू हो जाएगा 2 -2, जो ऊपर चार्ज है वो हो जाएगा। तो x इजकल टू -2 + 6 इक्वल टू +4। यहाँ पर भी कार्बन का वैलेंसी +4 होता है। ठीक उसी तरीका से मैं अगर बच्चा नाइट्रेट कहूँगा, NO3-, ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक से माइनस, एक तरीका से 6 कह दूंगा मैंने यानी -6 को प्लस करूंगा तो माइनस ही रहेगा। तुमको समझ में आ गया होगा। x - 6 इजकल टू -1 एंड x इजकल टू +5, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट इज +5 एग्जैक्टली। आगे हम जाएंगे, अगर मैंने कह दूंगा फॉस्फेट PO4 3- P का निकालेंगे ना, 1 से 4 ऑक्सीजन का 4 दूने -8 है, इक्वल टू -3, तो x इजकल टू +5। इस तरीका से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो ठीक उसी तरीका से मैंने कुछ भी कंपाउंड अभी लेने लग जाऊंगा, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, A से निकालूंगा तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इजकल टू +4, यानी +4 लिख सकता हूँ। ये वैलेंसी या सॉरी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का +4 आया। तो ठीक उसी तरीका से अगर मैं H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा सल्फर में, कैसे निकालूं ना, सल्फर का निकालूंगा, सल्फर तो x होगा, लेकिन हाइड्रोजन अभी 2 है, यानी +2 हो जाएगा, प्लस x होगा, -8 होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो x -6 इजकल टू 0 हो रहा है, तो x इजकल टू +6 हो जाएगा। तो H2SO4 इस तरीका से हो रहा है। आगे हमें देखेंगे, जब आगे हमें देखेंगे तो फिर हमें क्या देखेंगे इसके अंदर में ना, मैं कह रहा हूँ नाइट्रिक एसिड HNO3। बेटा नाइट्रिक एसिड के अंदर में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाइड्रोजन को लेंगे 1 प्लस नाइट्रोजन को निकालेंगे तो इसलिए 1 से, एक ऑक्सीजन का मैं कहूँगा प्लस, फिर -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 मतलब -6 हो गया, प्लस -6 एक तरीका से इक्वल टू 0। तो 1 से -5 इक्वल टू 0, x इजकल टू +5, यानी नाइट्रोजन का +5। एक ट्रिक से बच्चा सुन लो कान खोल के जिंदगी भर के लिए, एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैलेंसी कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर केमिस्ट्री में मेरे स्टैंडर्ड मान लो 60% है, मैं तुम लोगों को 95% कहाँ से दूं। वैसे सीबीएसई बोर्ड का डुप्लीकेट पेपर मैं बना सकता हूँ, ये मेरी गारंटेड है। सीबीएसई कितना कुछ कर ले, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मैं पिछले 15 साल पहले जब बनाता था तो अब क्यों नहीं बना सकता, अब तो बना सकता हूँ। पिछले 15 साल से पहले बनाता था, यानी मैंने जो भी क्वेश्चन से कहूंगा वो बोर्ड में आ ही जाएगा, नीट में भी वही क्वेश्चन से आ जाएगा। मैं नीट का भी सिलेक्शन देने वाला हूँ। अच्छा खैर छोड़िए, मैं जो टिप्स बोला आपको समझ आ गया। टिप्स मैंने ये बोला कि जिस किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैक्सिमम वैलेंसी उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। जिस तरीका से अगर मेरे स्टैंडर्ड अगर 60% है तो मैं आप लोगों को 95% कभी भी नहीं दे सकता। ठीक उसी तरीका से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का मैक्सिमम बैलेंसी या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है
उतना ही हो सकता है, राइट। अच्छा, तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम वैलेंसी +5p है। ठीक उसी तरीका से अगर मैं इधर से H3PO4 बताऊंगा, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड। बेटा जब फॉस्फोरिक एसिड की बात आता है तो मैंने क्या करूंगा ना, इसमें 3 + 3 + x -8 = 0, एक ऑक्सीजन का -2, तो फिर ये आ जाएगा 3 + x यानी x -5 = 0 एंड x = +5। इस तरीका से मेरा H3PO4 का ही बन गया। अगर मैं ये कहता हूं कि फॉस्फोरस एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, राइट। फॉस्फोरस एसिड में क्या हो जाता है, P का निकालेंगे 3 + x -6 = 0, x -3 = 0, तो x = +3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बच गया इसका कैटेगरी का। क्या कैटेगरी इसका है ना, H3PO2 फॉस्फाइनिक एसिड, रिपीट करता हूं, फॉस्फाइनिक एसिड। तो 3 + x -4 = 0, तो x -1 = 0, तो x = +1। इसका वैल्यू आ गया +1। फॉस्फोरिक एसिड में आ गया 5, फास्फोरस में 3 एंड फॉस्फाइनिक एसिड में +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो सारे क्वेश्चंस तो मैंने अभी 22-23 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब क्वेश्चन याद है। इवन IIT JEE मेन क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो याद है। इवन तुमने AI ढूंढोगे वो जितना नहीं बताएगा उससे ज्यादा मैं बता दूंगा, चिंता की बात नहीं है। वो उतना मुझे याद है जितना AI को पूछने से जो मिलेगा। कभी ट्राई कर लेना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप AI से पूछ लो, वो 4-5 बताएगा, मैं तो 20-25 बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। जो हॉट क्वेश्चन होगा ये नॉर्मल है। ओके बेटा, अभी H3PO2 ये बन गया, अभी ये बन गया इस तरीका से। आगे जाके जब हमें और क्वेश्चन से करेंगे बेटा, तो किस तरीका से करेंगे ना, मान लीजिए मैंने कोई से क्वेश्चन से उठाता हूं, लेट सपोज मैंने जेनन वाला कंपाउंड के क्वेश्चन से उठाया XeF2 ना, जेनन यही है, इसको x मान लूंगा, +-1 × 2, एक ही बात है क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है। कुल मिला के x -2 = 0 एंड x = +2। आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट अब करो। अच्छा, x से EF4 कैसे होगा ना, इसमें आप बना सकते हो x -4 = 0 एंड x = +4। ठीक उसी तरीका से अगर मैं कर दूंगा आपके x से EF6, x का वैलेंस कितना आ जाएगा ना, x से -6 = 0, तो x = +6। कोई बात नहीं। अगर मैंने इसमें से बताऊंगा x से EOF4, XE का वैलेंसी ना, x से जेनन ये है, ये तो x ले रहा हूँ, उसका वैलेंस, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। मैं कभी कभी वैलेंसी बोल देता हूँ, लेकिन अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल रहे हैं। तो जो x से -2 -4 = 0 यानी x = +6 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर XeO3 की बात करेंगे तो x -6 = 0, तो x = +6 ये भी हो जाएंगे। तो कोई नॉर्मल तरीका से ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चा, एक पेज मैंने और लेके इसको सॉल्व करता हूं कि कभी कभी हमने अगर हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये लोन पेयर है, इसका 3 चला गया इधर, या और कुछ नहीं है, तो इसमें से कार्बन का वैलेंसी अगर हमें पता करना चाहेंगे तो क्या होता है ना, हाइड्रोजन का तो +1 है, प्लस कार्बन का x मानेंगे, नाइट्रोजन का -3 होता है, = 0। तो x से -2 = 0, तो x = +2 होता है। तो इस तरीका से कार्बन का +2। गलती से अगर कोई बच्चा ये बोलेगा HNC, अगर HNC होता है तो N अगर ऐसे के बॉन्ड बना देगा तो फिर ये हो जाएगा 1 2 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2
2 4 1 5, कार्बन के पास था 2 था, 2 दे दिया, 2 बच गया इधर से। यानी कार्बन का अगर हम निकालेंगे सेम तरीका होगा, 1 प्लस कार्बन का एक से नाइट्रोजन का -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू +2, यानी -2 होके वो इस तरीका से बन जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ये -2, x -2 इक्वल 0, x इक्वल टू +2। यानी हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के अंदर में, दोनों के अंदर में कार्बन का वैलेंसी या कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो इस तरीका से हमें और कई सारे क्वेश्चंस के अंदर में कर सकते हैं, यानी कुछ भी क्वेश्चन से अगर हमें ले भी लेंगे तो जनरल तौर पर मान लीजिए सपोज हम कर देते हैं, और भी क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चंस करता हूं जो नॉर्मल है, जैसे मैं करता हूं MnO2, ठीक है, बड़ा आसान है, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 आ जाएगा समझ में। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन से जो बहुत जरूरत होता है, MnO4-, इसको बोलते हैं परमैंगनेट। तो इसका वैलेंसी कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा ना, 1 से -80 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7, इसको x का वैल्यू हो जाएगा +7 बचा, आया समझ में, x इक्वल टू +7, तो x जो +7 हो जाएगा इसका नाम परमैंगनेट। अगर हम ऐसे देखेंगे Mn के साथ है O4 में डबल माइनस, इसका नाम मैंगनेट। मैंगनेट क्या होता है ना, 1 से -8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +6। ठीक उसी तरीका से हमें जब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कैसे ना, मान लीजिए मैंने कर दिया CrO4 2-, इसका नाम है क्रोमेट, तो 1 से -8 इक्वल टू -2, तो 1 से इक्वल टू +6। ठीक उसी तरीका से डाइक्रोमेट ले लूंगा, Cr2O7 होगा, देखो ये 2 है, तो 2x से -14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाता है, ये डाइक्रोमेट का है। तो इस तरीका से अगर मैंने छोटा सा क्वेश्चन से मैं ऐसे कर दूंगा Cr2O3, तो फिर 2x से -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू +3। तो इस तरीका से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो कॉमन है, जो जनरल कंसेप्ट होता है। बच्चा ये जो छोटे छोटे चीजें होता है ना, हमेशा याद रखना कंसेप्ट को। मान लो OH है, इसमें O का वैलेंसी पक्का -2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ वाटर, इसमें O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है OH वाटर के अंदर में, यानी इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगा, समझे। जो इंडिविजुअली एलिमेंट्री कंडीशन में रहेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये रूल को भी याद रखना। जैसे इस तरीका से क्वेश्चन से हमने देखा, या जैसे कि मैंने इधर से कुछ क्वेश्चन से रखा था, कोई नया क्वेश्चन से हो जाएगा तो उसको मैं कर दूंगा। मान लीजिए यहीं पर 2 क्वेश्चन से मैंने इधर से बताता हूं, जैसे N2H4, सिंपल है ये, N2H4 क्या होता है ना, 2x + 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -2, यानी इसका नाम है NH2NH2, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में x का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ये तो मैंने बता दिया, ये सब छोटे छोटे हैं, कोई बेसिक ही नहीं है, ये सब मैंने बता दिया H3PO4 बारे में। यानी अमोनियम नाइट्रेट के अंदर में थोड़ी सी अलग है, 2 प्रकार का नाइट्रोजन है, वो मैंने लेवल 2 में बताऊंगा। हमें ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं, इसी से पता चलता है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। उस बिहाव के ऊपर हम लोग रिडक्स रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अभी समझ कम आया होगा, मैं पहले लेवल में ऑक्सीडेशन नंबर तुमको समझाया छोटे छोटे मॉलिक्यूल को लेके, और 2-3 मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पर बता दूं, और 2-3 मॉलिक्यूल को अगर मैंने यहाँ पर बता दूं, तो इस मॉलिक्यूल को मैंने कैसे करूं, देखो इधर से मान लीजिए मैंने इधर से बताया कि आयरन मॉलिक्यूल FeO, इसके अंदर में क्या होता है ना, 1 से -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, ये फेरस फॉर्म में है, फेरस। अगर कभी हमें देखेंगे Fe2O3, तो हमें देखेंगे आयरन का 2x - 6 इक्वल टू 0,
तो 2x माइनस 6 इक्वल टू डबल बार हो गया 0। इट इज इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू +3 हो जाएगा। यानी ये फेरिक आयन में जा रहा है, ये फेरिक आयन्स के अंदर में जा रहा है। तो इस तरीका से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर तुमने नॉर्मल तौर पर निकाल पाओगे जितना मैंने करा। समझे? अब हमें लेवल 2 थोड़ी सी 11th के अलावा हल्का सा नीट एंड IIT JEE मेंस में कैसे क्वेश्चन से आता है वो लेवल 2 में देखेंगे। उन सारे क्वेश्चन को मैंने लिख के रखा। लेवल 2 में कहाँ गया लेवल 2? ना, ये है लेवल 2 मेरे शायद। लेवल 2 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का लेवल 2। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मुझे याद है, पहले मैं करूंगा, अगर कुछ भूल गया होगा तो फिर दोबारा इस पेज को आऊंगा। तो अब मैंने शुरू कर देता हूं लेवल 2 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन से 11th बुक में 3 बड़े क्वेश्चंस है। तो पहला नाम होता है Br3O8। बच्चा Br3O8 को जब मैं करूंगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, मैं जरूर इसके बारे में बताऊंगा कि पहले अगर बच्चा को पता नहीं है वो कैसे करेगा। ना वो करेगा ना, ये ब्रोमीन का निकालना है 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/3 ये हो जाता है, x इक्वल टू 16/3। अच्छा, मुझे पता हो किसी एटम से कभी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में निकलता है क्या, या फ्रैक्शन में ऐड होता है, गेन होता है? इट इज इम्पॉसिबल। अभी तक पैराडॉक्स है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन में होगा या नहीं होगा, पैराडॉक्स है, सॉल्व नहीं हुआ है केमिस्ट्री में। यानी इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन को हमें आधा नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल जैसा है। तो यानी ये जो 16/3 फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इट इंडिकेट दैट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एवरेज वैलेंसी और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन। यानी जो 3 ब्रोमीन है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं अलग अलग है, इससे इंडिकेट हो रहा है। यानी ये आंसर नहीं है। तो कैसा आंसर होगा? तो फिर आंसर को हमें करेंगे, ये ब्रोमीन होगा, इधर में एक ब्रोमीन लगा देंगे, एक ब्रोमीन इधर लगा देंगे, एंड यहाँ पर BrO देखो कैसे लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये लग रहा है। नीट में कई बार आया होगा, JEE मेंस में कई बार आए होंगे, कई बार आए होंगे। देख लो Br3O8। इसका रूल होता है बच्चा, अगर जो बॉन्ड होता है सेम एटम के बीच में होता है जो बॉन्ड, उस बॉन्ड को उस एटम का वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नहीं मानेंगे। तो कैसे मानेंगे फिर? ना देखो, इस ब्रोमीन का 1 2 3 4 5 6 ये नहीं मानेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया, इसका 1 2 3 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को काउंटिंग नहीं करेंगे। सुन लिया, समझ लिया? ओके। तो फिर इसके लिए 4 हो गया, तो ये 2 6 हो गया। तो यानी जो आंसर है 6 4 6। इस तरीका से क्वेश्चन होगा, आया होगा, करोगे। पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं हुआ जो अलग वेराइटी का था। दूसरा जब क्वेश्चन से हमें करेंगे, इसके ऊपर एक होता है C3O2। अच्छा बेटा, C3O2 को जब हम करेंगे, पहले नॉर्मल मेथड अप्लाई करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम को चेक करेंगे कैसे होगा। ना 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3। ये भी आ गया फ्रैक्शनल वैलेंसी या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, एंड उस कंपाउंड में जितने एटम होंगे सारे एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को ही फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो ये जो C3O2 ये वाला वैल्यू था x इक्वल टू 4/3, यानी ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि तीनों कार्बन का वैल्यू कहीं ना कहीं अलग है। वो क्या है, कैसा है? तीनों का वैल्यू अलग है, तो कैसा है इधर देखो। यानी हम करेंगे ये कार्बन,
डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड और एक कार्बन। तो ऑक्सीजन एक इधर है, ऑक्सीजन एक इधर है। जरा इधर से देखो, ये बीच वाला जो कार्बन है इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो उसकी वैलेंसी 0 है। इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसका तो 0 है, इसका 2 है, इसका 2 है, यानी 2 0 2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +4। टोटल चार्ज हो गया +4। टोटल आटम कितने? 3। कार्बन आटम 3 है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 4/3। तो यही है 4/3। जहां भी एवरेज, जहां भी फ्रैक्शन होता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये 2 हो गया। 2 नंबर के बाद 3 नंबर में जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ये है एनसीईआरटी में लिखा जो गया है वो Na2S4O6C। इसका नाम सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया था। उस टाइम पे आईआईटी एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आया था। क्वेश्चन ये था कि सोडियम टेट्राथायोनेट के अंदर में 2 वेराइटीज ऑफ सल्फर है एंड फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ सल्फर। जो 2 वेराइटी सल्फर होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस क्या है। तो इनको नॉर्मल तरीके से जब करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 सोडियम को तो अलग कर दूंगा, ये तो पक्का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर S4O6 के पास 2 माइनस आ जाएगा। अगर मैं यही कंपाउंड को नॉर्मल तरीके से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, जरा देखते हैं। S4O6 2 माइनस, नॉर्मल तरीके से जब मैं निकालूंगा मेरा आएगा कि 4x -12 इक्वल टू -2। तो 4x इक्वल टू +10 एंड x इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। तो 2.5 इज ए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, यानी कहीं ना कहीं ये जो 4 सल्फर है, इन चारों सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आता है वो सिंथेसाइज्ड है, वो कभी गलत नहीं होता है, कभी गलत नहीं होता है। मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसका आंसर जेईई मेंस के हिसाब से कुछ और है, एडवांस के हिसाब से कुछ और है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यानी ये कहीं ना कहीं गलत हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका फिर सही सोल्यूशन क्या है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है। तो जो S4O6 है ना बेटा, तो उसको कैसे बनाएंगे, एक S, दूसरा S, तीसरा S, चौथा S। तो इसके अंदर में जो ऑक्सीजन आएगा, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड O माइनस, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड O माइनस। देख लो S4O6 2 माइनस का, S4O6 2 माइनस का जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब देखो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5, तो इसकी आ जाएगा +5, इसकी 0, इसकी 0, इसकी भी +5। तो यानी आंसर हो गया 5 0 0 5। ऐसे नीट में आया हुआ था। आईआईटी एडवांस में आया था क्या, 2 वेराइटीज ऑफ सल्फर है। कौन सा वेराइटी, एक 5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वेराइटी, एक 0 वाला वेराइटी। तो डिफरेंस क्या है ना, 5 वाला वेराइटी -0 वाला वेराइटी इक्वल टू 5। तो इंटीजर क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऑप्शन होता है, जो 5 में गोला लगाते हैं। तो ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड अप योर, दिस इज द थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, राइट, टेट्राथायोनेट इसका नाम है, बना दिया मैंने। तो 5 5 10, आटम 4 है तो 10/4 होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हमें 10/5 का वैल्यू, 4 वाला वैल्यू जो है वो सही नहीं मानेंगे, आंसर होगा 5005। आई थिंक समझ आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ब्लू लाइन के अंदर में रखा गया है, जो बोला जाता है कि नहीं आएगा, लेकिन आजकल पता नहीं देते हैं। आजकल ये भी होता है भाई, एनसीईआरटी में अगर कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, आजकल स्कूल वालों का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है। हाल ही में मैंने देखा क्वेश्चन से बच्चों का, तो पेपर एनसीईआरटी से भी बाहर दे रहे हैं। तो फिर एनसीईआरटी किस बात की है भाई,
अगर तुम लोग भी बाहर से देने लग जाओगे स्कूल वाले, तो फिर बच्चा एनसीईआरटी पढ़े या बाहर पढ़े? तो आप ऐसा करते क्यों हो? एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, अगर कर दें तो टीचर के टीचर भी कर नहीं पाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो आप एनसीईआरटी के छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हो? चलिए, ये था एनसीईआरटी में। अच्छा, अब अगर हमने ये जो 3 क्वेश्चंस था, तो और क्वेश्चन से देखते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन से देखते हैं। बट और क्वेश्चन जब देखेंगे, जैसे क्वेश्चन से ये था कि H2S2O8, सही है, इसका नाम पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने याद रखा है तो इसलिए बोल दिया, लेकिन अगर जब तुमने इसको सॉल्व करोगे, H2S2O8 पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैसे सॉल्व करोगे? मान लीजिए तुमने इसको ऐसे सॉल्व करा कि ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 के लिए 2x है, ये -16 इक्वल टू 0, तो 2x है, -14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू +7 आ गया। तो 7 हमको तो करना चाहिए भाई, 7 हो गया। मैंने पहले बोला था, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 7 नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो यानी ये गलत है, 7 तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी जिंदगी में 7 हो ही नहीं सकता। तो फिर कहाँ गड़बड़ है भाई? ना गड़बड़ है, जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। मतलब जो ऑक्सीजन 8 दिखता है वो एक्चुअली वो ऑक्साइड नहीं है। एक्चुअली बेटा क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन का कई किस्म का वैलेंसी होता है। अगर O2- होगा तो ये ऑक्साइड, O1- होगा तो पेरोक्साइड, O के पास -½ होगा तो ये सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये ऑक्साइड। यू अंडरस्टैंड? अभी ये जो 8 ऑक्सीजन दिख रहा है वो एक्चुअली 8 ऑक्साइड नहीं है, इनमें से कहीं ना कहीं 2 पेरोक्साइड जरूर है। तो वो स्ट्रक्चर करने से पता चलेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम 6 रखेंगे ही रखेंगे। तो जो बच्चा ओवर टैलेंट हो गया, बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए मैं अभी करूंगा तो मैं तो कह दूंगा कि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है तो चलो 6 कर देंगे, मुझे 6 लाना है। लेकिन इसको रियल स्ट्रक्चर बना के करना तुम लोगों को समझाना होता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, सल्फर के पास है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर से O के साथ H लगा दिया, इधर से के O लगाया, सिंगल बॉन्ड O लगाया, फिर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH हो गया। 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ा हुआ है, H इसका हटा हुआ है। देखो पेरोक्साइड लिंकेज आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। ये दोनों पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का वैलेंसी -1 होता है। तो जब ये पेरोक्साइड का वैलेंसी -1 होता है, 2 पेरोक्साइड है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना सल्फर को ना तो यानी जब हमें इसी कंपाउंड से हम करेंगे H2S2O8, यानी ये 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड है, 1 2 3 4 5 6, बाकी दोनों पेरोक्साइड है। तो ऑक्साइड का -2 होता है, कैसे करेंगे ना, 2 + 2x है, -6 ऑक्सीजन को बोलूंगा 6 दूने 12, फिर 2 पेरोक्साइड को बोलूंगा -1 × 2 = -2 = 0। तो 2 इधर 2 कट जाएगा, तो 2x - 12 = 0, तो 2x = 12, x = +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब करेंगे एक होता है ये जो मैंने करा पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कभी कभी एनडीए में आता है जिसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। अभी मैं करता हूं H2SO5, इसका नाम होता है क्यारोस एसिड। क्या नाम होता है? क्यारोस एसिड। कई बार एनडीए वगैरह में, कई बार नीट वगैरह में आए हुए हैं। तो इसको नॉर्मल तरीका से जब सॉल्व करूंगा तो नॉर्मल तरीका होगा 2 + x - 10 = 0, तो x - 8 = 0, तो x = 8। तो 8 कभी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या? इट्स इम्पॉसिबल, नहीं होगा। 8 तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता बेटा,
तो यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं तो टेक्निक बोल दिया, जिसका जो एटम का आउटर मोस्ट में जितना है अगर उससे एक्सीड कर रहा है, तुमने एक्सीड मत लिखना, जितना मैक्सिमम वैलेंसी आउटर मोस्ट में है, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो जब इतना पता है तो आप क्वेश्चन की लॉजिक समझ जाओगे, वही आंसर लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पर 8 हो रहा है लेकिन आंसर 6 होना ही चाहिए, तो कैसे होगा कैरोस एसिड में? जैसे ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इधर O है, इधर से H है, इधर से O है, फिर O है, फिर एक H है। देखो पेरोक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को पेरोक्साइड कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, बाकी 3 ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड है। तो फिर कैसे करेंगे ना, एक से ये सल्फर का X प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, एक से हाइड्रोजन के लिए 1, 3 ऑक्सीजन के लिए क्या कर देंगे -6, फिर 2 ऑक्सीजन के लिए क्या कर देंगे -2 क्योंकि ये पेरोक्साइड है, फिर +1 = 0, यानी 1 से +2, ये 1 एंड ये 1 को 1 कर दिया, +2 -8 कर दिया = 0, जो -8 कर दिया 0, तो x -6 = 0, तो x आ गया +6, तो +6 तो आना ही था। तो कंसेप्ट ये है कि 2 पेरोक्साइड है, और बेटा सुन लो, अगर किसी में 2 पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड लिंकेज एक है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। तो इसको कैरोस एसिड कहते हैं। अच्छा, जैसे इस तरीका से क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन जो मुझे याद है तो मैं करते जाऊंगा। एक क्वेश्चन आया था कभी HNO4। अब बेटा ये जो नॉर्मल तरीका से करेंगे इसका आंसर शायद आ जाएगा 7 है। भाई साहब, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, थोड़ी ना होगा नॉर्मल। अब मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट उसका आंसर करने लग जाऊंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक इतना है तो खत्म नहीं हो रहा है, 1.5-2 घंटा हो जाता है, तो मैं क्या करूं। तो एन का वैल्यू जो होता है, अच्छा मैंने फिर सारे लेके आया हूं एन, तो फिर इसका ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक O होता है, एक O होता है, एक H होता है। देख लो, ये 2 पेरोक्साइड हो गया, एक पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं इसको। तो यानी नाइट्रोजन को अगर हम X मानेंगे, हाइड्रोजन को 1 माना, प्लस 2 2 4 -4 हुआ, तो फिर -1 1 2 हो गया = 0। तो यानी 1 से ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 गया, -5 = 0, तो x = +5, तो मैक्सिमम 5 तो होना ही था। दिस इज द HNO4 में ऑक्सीजन। जब भी देखोगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो समझ लो पेरोक्साइड है। कितना पेरोक्साइड है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कैसे पेरोक्साइड मिलेगा ना। उसके नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होना ही चाहिए, तो 5 होने के लिए कितना जरूरत पड़ता है सोच लोगे तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा। अब सवाल यही होता है, HNO4 मैंने कर दिया। अब हमें और भी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के पास चलता हूं। जैसे कई बार क्वेश्चन से बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। मैं डायरेक्ट आंसर करता हूं बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, जब ब्रेक करेंगे कैल्शियम 2+ हो जाएगा है, प्लस OCl2 -2 हो जाएगा। फिर जब OCl2 -2 को तोड़ेंगे, वो अपना -2 ले लेगा, यानी Cl2 को 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये Cl2 0 ऐसे वाला 0 नहीं है, ये जो Cl2 0, एक Cl+1 होता है एंड दूसरा Cl-1 होता है, यानी 0 हमें नहीं बोलेंगे, यानी +1 -1 इज द आंसर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक का +1 एक का -1 है। यू अंडरस्टैंड? रिपीट करके देख लो, वो समझ आ जाएगा। इस तरीका से जब हमें और जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अलावा और भी क्वेश्चन से अगर मैं दिखाऊंगा, इधर देखते हैं क्वेश्चंस के लिए। देखो बेटे, मैंने क्वेश्चन से मान लीजिए लिया KO2। तुम कहोगे हाँ सर KO2, K का वैलेंसी +4। नहीं बेटा, K का वैलेंसी +4 कैसे होगा,
ना के तो एक अल्काली मेटल है, उसका मैक्सिमम वैलेंसी जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 होगा, वो अपना +1 का कोटा पूरा करेगा, राइट, रिजर्वेशन कैटेगरी में है वो। चलिए, तो ये जो होता है के अपना +1 ले लेगा, प्लस O2 में एक माइनस होगा। बेटा O2 में जो एक माइनस होगा ये एक्चुअली क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है, ये एक्चुअली सुपर ऑक्साइड है। तो ये जो ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड होता तो प्लस पर होता, सुपर ऑक्साइड है तो के अपना आप को +1 तो लेगा ही लेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूंगा बेरियम BaO2, बेरियम पेरोक्साइड, इसमें भी बेरियम का वैलेंसी जो होगा +2 होगा। बेरियम सुपर ऑक्साइड अगर मैं भी ले लेता हूं तभी भी बेरियम का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर में +2 ही होगा, क्योंकि ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अपना कोटा छोड़ेगा नहीं, +2 रखेगा। ठीक है, यानी पेरोक्साइड के अंदर में हो या सुपर ऑक्साइड के अंदर में हो, बेरियम का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा ही होगा। और एक अच्छा चीज मैं दिखाता हूं कैसे होता है ना, एक होता है KI3, इसमें I का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा जेई मेंस लाइक की क्वेश्चन है, जेई मेंस लाइक क्वेश्चन है। तुम कहोगे हाँ सर कौन सा बड़ी बात है, हम पहले के को अलग कर देते हैं, +1 हो गया एंड I के साथ है एक माइनस हो गया, तो ऑप्शन चुनो ना, I3 में एक माइनस, 3I में एक माइनस, तो एक I का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सिंगल आयोडीन का। तुम कहोगे कि अगर 3x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू -1/3, बिल्कुल सच है, लेकिन एक ऑक्सीजन का कितना होगा उस आंसर को अगर हमें निकालेंगे, देखो कैसे ना, एक I, दिस इज 1I, दिस इज अनदर I, ये I इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड ये I तो ले रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बॉन्ड है। अब इसके साथ जो -1 का चार्ज इसके वजह से है, तो इसका वैलेंसी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, इसका होगा -1, यानी 0 0 -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन KI3, इनकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1/3, राइट, देख लो -1/3। ठीक उसी तरीका से जब हमें कभी कभी ओजोन मॉलिक्यूल का अगर छोटा सा अगर हमें निकालने लग जाए, ओजोन मॉलिक्यूल का ना स्ट्रक्चर पहले देख लो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। बेटा जो नॉर्मल बॉन्ड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, अच्छा ये दे रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1, ये ले रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1, राइट। तो 0 +1 -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ओजोन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल्स। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अगर मैंने के आजोइक एसिड ले लूंगा यानी N3H, तो इसको जब हमें तोड़ेंगे ये सब अलग अलग है, N3- एंड H+, वो तो होगा ही होगा। जो N3- होगा वो कैसे होगा, N3-, N3- में एक्चुअली एक N है, ये भी एक N है, ये भी एक N है, ये डबल बॉन्ड है, देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर है। अब माइनस तो इधर ही है, ये दोनों 0 है, यानी इसकी जो है वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 होगा, इसकी जो होगा 0 होगा, ये -1 होगा। तो ओवरऑल वैलेंसी अगर देखेंगे 0 0 -1, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1/3। ये भी वैसा ही है, आप इसको समझ लो, आजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड ही बोलते हैं, आजोइक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, समझ आ गया। तो अभी एक बार मैं चेक करने जाता हूँ कौन सा बाहर का चीजें बहुत कुछ छूटा है, करता हूँ, कुछ कुछ मैंने कर दिया। हाँ चलिए, अभी मैंने ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ही बचा हुआ है, मैं पहले Fe3O4 वाला करता हूँ, ठीक है, Fe3O4 वाला करता हूँ बेटे, 2 कर दूंगा। देखो बेटे Fe3O8, Fe3O4 था, Fe3O4 बेटा आयरन के अंदर में 2 ऑक्साइड हमने पढ़ के आए हैं, FeO एंड Fe2O3। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं,
इसका नाम वो था हेमाटाइट, ये था मैग्नेटाइट Fe3O4। एक्चुअली इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। इसको अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो गलत आएगा। कैसे? ना ही देखो 3x है माइनस 8 है इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 8 है एंड x इज इक्वल टू 8/3। तो 8/3 किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। तो हमें क्या करेंगे ना, मिक्स्ड ऑक्साइड को तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो FeO होगा एंड एक होगा Fe2O3, दो होंगे। FeO में इसकी वैलेंसी, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। Fe2O3 में इसका जो दो आयरन मॉलिक्यूल है, दोनों के वैलेंसी, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 होगा। हम पहले सॉल्व कर चुके हैं FeO एंड Fe2O3 को, यानी Fe3O4 के अंदर में 3 आयरन है, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बाकी 2 आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, +3 है। देखो इसको निकाल दो, +3 हो जाएगा। दिस इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। सिमिलरली होमवर्क में कर लोगे Pb3O4, सेम है, ये होमवर्क में कर लोगे। और एक इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन सी करने जा रहे हैं जो IIT एडवांस एंड जेई मेंस में कॉन्ट्राडिक्ट है। जेई मेन कुछ और कह रहा है, जेई एडवांस कुछ और आंसर कह रहा है, तो आप किसको कहोगे? मेरा फाइनल कंक्लूजन मैं बाद में दूंगा। तो क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। बड़ा पिकुलियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हमने क्या कर देंगे ना बेटा, सोडियम अपना जगह ले लेगा, प्लस ले लेगा एंड थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस, ये तो रह जाएगा। अब ये थायोसल्फेट के अंदर में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं कैसे फाइंड करूं देख लो ना, H2O3 2 माइनस को जब सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे ना, 2x है, 2 सल्फर है, 2x माइनस 6 इक्वल टू -2, 3 ऑक्सीजन था -6, तो 2x इक्वल टू +4, तो x इक्वल टू +2। तो जो 2 सल्फर है उन 2 सल्फर के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या हमें +2 लेंगे? कई बार रिएक्शन में +2 लेके सॉल्व करना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज है ना। तो आप ये तो बताओ क्या दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? नहीं है ना, तो आप फिर बताना पड़ेगा दोनों सल्फर का क्या वैल्यू है। ये तो एवरेज वैल्यू है दोनों का। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के पास। जब हमें जाएंगे स्ट्रक्चर के पास है, जैसे हम लोगों को पहले से अगर पता है ना बेटा SO4 2 माइनस, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ए से सपोज एक O इधर है, 4 ऑक्सीजन है ना, 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, उस 2 माइनस को लेके हम लोग क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, यही बात है। यानी ये भी माइनस, ये माइनस, यानी सल्फर का वैलेंसी अगर 6 होता है तो हमें क्या करेंगे, 2 2 4 2 6, फिर एक -2, यानी ये एक -1, ये एक -1, दोनों मिला के -1 हो गया। अच्छा, मेरा क्यों इस चीज मैंने कहा, अब मैंने H2O3 का करके दिखा रहा हूँ। H2O3 2 माइनस ये भी है, तो एक A से रखा, दूसरा A से इस तरीका से रखा, फिर 3 ऑक्सीजन था, ये था एंड ये था। देख लो थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर देख लो, तो ये जो माइनस रहेगा इसके पास -2 है। अब देखो बेटे जेई मेंस क्या कहता है, जेई एडवांस क्या कहता है, उसको मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। जेई मेंस का कहने का मतलब यही है कि ये जो सल्फर है, जेई मेंस कह रहा है कि ये जो सल्फर है, जो सेंट्रल सल्फर नहीं है, ये वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब ये जो सल्फर का, क्योंकि सल्फर एंड 1 2 3 4 5 6 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कुछ समझ में आ गया?
ये कह रहा है आपका, कौन कह रहा है ये बात कौन कह रहा है? ये जेई मेंस की बात कर रहा है। जेई मेंस कह रहा है कि ये +6 ये -2। अब बेटा +6 -2 के जो दोनों मिला के वैल्यू हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे जेई मेंस भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों को मिला के हो रहा है कितना? +4। एंड हमारा 2x = +4 था। एक x को हमें +2 कहते हैं, मतलब सिंगल एक्स यानी एवरेज को +2 कहते हैं, लेकिन दोनों सल्फर को मिला के +4 चार्ज है। इसमें दोनों सल्फर को मिला के +4 चार्ज है, ये भी सही है। जेई एडवांस क्या कहता है जरा देख लो। जेई एडवांस कहता है कि ये जो थायोसल्फेट है ना, इधर से देख लो, थायोसल्फेट है, 2 माइनस है, ये एक एस है, एक एस के बाद एक सल्फर इधर है, एक ओ जो माइनस होगा ये एक माइनस है, ठीक है, एक ओ इधर होगा ये माइनस है, 1 2, तो उसके बाद जो 3 होगा ये जो होगा ये एक ऑक्सीजन है। देख लो ये जो बात है, तो कितना इस सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट हो रहा है ना, 1 2 3 4 हो रहा है। इसका कितना हो रहा है ना, 0 हो रहा है। देखो मैंने जब बॉन्ड गिनने वाली कॉन्सेप्ट कह रहा है ना, ये एडवांस कह रहा है, क्या कह रहा है ना, इसकी ऑक्सीडेशन रेट +4 हो रहा है। कितना? 1 2 3 4। सेम बॉन्ड को काउंटिंग नहीं करते बोला था, तो इसके वैलेंसी कितना हो रहा है ना, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो दोनों को मिला के +4 हो रहा है, एवरेज भी +2 हो रहा है, ये भी सही है। देख लो इसमें दोनों को मिला के +4 हो रहा है, एवरेज +2 हो रहा है, ये भी सही है। तो आप किसको करोगे? AI इसको कह रहा है +6 -2। एडवांस बुक में आंसर +4 एंड 0। तो आप समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करोगे, एग्जाम में कैसे आएगा, दोनों सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इस तरीका से हमें कुछ और क्वेश्चन के पास जाएंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन K2 CR2 2 क्वेश्चन और करता हूं, आपको दिखाता हूं। बेटे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बड़े अच्छे क्वेश्चन है। बच्चा पूछा था मुझे K2 CrO8। तुम कहोगे हाँ सर ये तो छोटा क्वेश्चन है, K को अलग कर दो। 2 K को अलग कर देने के बाद आपके पास CrO8 के पास आ गया। चलो मैं एक दूसरा पेज लेके करता हूं। K2 CrO8 था, तो जब निकाल दिया मैंने K को, K प्लस CrO8 का 2 हो गया बच्चा, ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ रहा है ना, 1 से -16 = -2, x = 14। इज इट पॉसिबल? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेट 14 होगा? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो यानी ये ऑक्सीजन में गड़बड़ी है। ये जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये सारे को सारे पेरोक्साइड है, सारे को सारे पेरोक्साइड है, यानी Cr जो है O के 4 होता है। ये होता है मेरा कंसेप्ट। ये सारे को सारे पेरोक्साइड है, यानी 4 पेरोक्साइड लिंकेज इसके अंदर में है। तो सो दैट हम क्या करेंगे, अब हमें कर देंगे 1 से -8 = -2, x = +6। दिस इज द राइट आंसर। -8 क्यों ना, 1 पेरोक्साइड का -1, 8 पेरोक्साइड का -8, तो ये आंसर है 6। तो इस तरीका से हमने ये वाला वैल्यू को लिया। एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन सा क्वेश्चन से एक मुझे और करना है। हाँ, एक NaBH4 को मैं लेके दिखाता हूँ। कैल्शियम तो मैंने बता दिया, इसको बता दिया, वो दोनों में करूँगा, कोई बात नहीं। एक करता हूँ Na, जितना टाइम लगे लेकिन पेशेंस दे के पढ़ो। NaBH4 बेटा, सोडियम मेटाबोरेट। मैंने बोला था यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में लिया जाता है, यहाँ पर माइनस में लिया जाता है, यानी सोडियम का हो जाएगा 1, बोरोन का लेंगे x, -4 = 0, ठीक है। तो फिर हम कर देंगे x -3 = 0, तो x = +3। इस तरीका से हम लेंगे बोरोन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +3 होगा, बोरोन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। अब मैं एक बढ़िया 2 क्वेश्चन से जो NCERT के एक्सरसाइज में दिया गया है उसका फंडा सिखाऊंगा। पहला फंडा क्या है,
ना सबसे पहले मैं सिखाऊंगा बच्चा कि इसके अंदर में मैं सिखा रहा हूँ CH3CH2OH इथेनॉल, एनसीईआरटी का है बेटा। इथेनॉल के अंदर में 2 कार्बन है एंड उन 2 कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या सेम है, अगर है तो क्या है, क्या अलग है, अगर है तो क्या है। इथेनॉल में ऑक्सीडेशन स्टेट ना, एक काम करते हैं पहले नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल मेथड में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है ना, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 6 है, एक ऑक्सीजन है। तो हमें कार्बन का निकालेंगे तो 2x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। तो यानी दोनों कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये एक नॉर्मल मेथड से हमने करा, लेकिन दोनों का एवरेज +2 है तो यानी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा मेन काम है कि दोनों का वैलेंसी, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। एग्जैक्टली वैलेंसी नहीं है, वो माउथ में बार बार आता है। वैलेंसी का मतलब वो चार्ज फार्ज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड। तो CH3CH2OH में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो फिर ये क्वेश्चन होता कैसे, जरा ध्यान पूर्वक समझो, एक बार में समझ लो। देख लो बेटे, H C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड O एंड H। अब ये होता है कार्बन आटम 1, ये होता है कार्बन आटम 2। तो पहला आटम, दूसरा आटम। तो मैं अगर दूसरा आटम को पता करूं या मैं पहला आटम के बारे में पता करूं, बच्चा पहले सीखो समझो। जहां पर भी CH3 होता है, जहां पर भी CH3 होता है, ये वाला, ये पूरे का वैलेंसी, पूरे के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जहां पर भी CH3 होता है, ये पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो मैं अगर पूरे को +1 ले लिया, देख लो पूरे को +1 ले लिया, तो मैं इसको जब निकालूंगा, एक को मैंने C1 के बारे में निकालना चाहूंगा, C1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहले C1 को क्या लूंगा, मैंने X लूंगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो क्या लूंगा, +2 लूंगा दोनों के लिए। एक OH रखा हुआ है तो क्या लूंगा, -1 लूंगा। अब ये क्या है, पूरे अगर CH3 है, पूरे CH3 को लेंगे +1 इक्वल टू 0। पूरे CH3 को +1 ले लिया, अदरवाइज मुझे ये C लेना पड़ता, फिर तीनों हाइड्रोजन को लेना पड़ता। पूरे CH3 +1 होता है, ध्यान रखना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 से +2 -1, यानी 1 से +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। जरा बात को समझा करो कि कार्बन का जो ये जो है, सही लिखा, 1 से +2 करेक्ट है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा -2। इसमें से ठीक था ना, सही था। 2x +6 -2 इक्वल टू 0, 2x -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 ओवरऑल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने इधर से क्या लिखा, इसको बोल दिया x होगा तो ये +2, ये -1, पूरा -1। तो पूरे CH3 को अगर मैंने +1 ले लिया तो फिर आ गया 0, तो x +2 ये तो कट गया 0, तो x इक्वल टू -2। जब मैंने C2 की बात करूंगा, C2 को बात कैसे करूंगा बेटा ना, C2 को मैं करूंगा कि इसके अंदर में C2 को मैंने मान लीजिए x ले लिया, 3 हाइड्रोजन को क्या ले लूंगा, +3 ले लूंगा, फिर ये 2 हाइड्रोजन को भी 2 ले लूंगा, नहीं +2 ले लूंगा। इस कार्बन का वैलेंसी कितना आया था, ऑक्सीजन स्टेट -2 आया था, -2 ले लिया, इसका -1 था इक्वल टू 0। तो फिर ये दोनों कट गए, तो 1 से +2 इक्वल टू 0, 1 से +2, ये -1 इधर से चला गया, +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये दोनों में -2 आ गया, तो x इक्वल टू -2।
तो यानी एक से इक्वल टू -2, ये भी -2, वो भी -2, तो -2, तो फिर यानी ये वाला कंटेंट गलत है, क्योंकि दोनों कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में है। दोनों कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 में है, जो आया देख लो आपके सामने। थोड़ा सा अगर मैं इधर दिखा के दिखाता हूँ, हाँ, CH3 पूरा CH3 का +1 होता है, क्योंकि ये -2, ये 3 प्लस को मिला के +1 हो जाता है। दोनों -2 में है। इथेनॉल में दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ये -2 ही रहेगा। ये एक्चुअल तरीका है। अगर हमने एक काम करेंगे, एक पेज मैंने और लेके जब दिखाया कि CH3, देख लो बेटे, CH3 COOH, इनका नॉर्मल तरीका जब हमें देखेंगे, इसको बोलते हैं C2H4O2। तो कैसे हो जाएगा ना, 2x +4, 2x +4 -4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, यानी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 0, because the oxidation state of carbon in acetic acid is 0 on an average। तो 0 मतलब दोनों कार्बन का अलग अलग होगा, देखते हैं कुछ। इथेनॉल का तो सेम हो गया था, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने निकाला, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, यही है। तो ये होता है कार्बन आटम 1, ये होता है कार्बन आटम 2। तो कार्बन 1 कार्बन 2, अगर मैंने कार्बन 1 के बारे निकालूंगा, C1 को निकालूंगा, उसको मैंने X दूंगा इस कार्बन को, तो इसमें लगा क्या हो रहा है, एक लगा हुआ है पूरे ग्रुप, ये लगा हुआ है, ये पूरा लगा हुआ है। तो इसके साथ ये क्या है -2, ये क्या हुआ है -1, ये क्या हुआ है +1 इक्वल टू 0। तो x से -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, राइट। यानी ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे कार्बन 2 के, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो -2 दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें अगर निकालेंगे, इसकी x मानेंगे, +1 +1 +1, तो +3 मानेंगे। तो अभी ये कार्बन का जो निकला था, कितना निकला था, +2 आया था, तो +2 भी लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या बोलते हैं, +2 लिख देंगे। तो ये क्या था, -2 था, ये OH कितना था, -1 था, इक्वल टू 0। तो +2 -2 काट, तो 1 से +3 -1 इक्वल टू 0। तो 1 से +2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। जरा देख रहे हो, यानी इसकी ये जो 2 नंबर कार्बन की वैलेंसी जो होता है, इसकी जो होती है -2 होती है, इसकी जो था वो +2 था, तो एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए एवरेज 0 आया था। यहाँ पर -2 और +2, तो ये इस तरीका से निकलता है। ये भी NCERT एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बड़ी बात ये है, समझ आ गया। अगर हमें देखेंगे कहाँ पर हमारा और कुछ बच गया या नहीं, वो मैं देखता हूँ। ये सब मैंने कर दिया, आजोइक एसिड वाला भी कर दिया। ये सब छोटे छोटे नॉर्मल मेथड में हो जाएगा। इसका वैलेंसी +1, इसका +3, इसका भी +1, किसमें, यहीं से देख भी सकते हो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर में, इसके अंदर में +1, इसके अंदर में +3, इसके अंदर में ये +1, इसमें क्लोरीन में 6 होगा तो 5 है, इसमें हो जाएगा 7। बड़ी चीज ही बिल्कुल नहीं है। कुछ टिप्स इधर से बेटा मैं बताना चाहूंगा, यहीं से देख भी सकते हो। जहां पर भी निकल कार्बोनिल डॉट डॉट दिया, मतलब NiCO4, या मैं कहता हूं कि FeCO5, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ये सब कहने का मतलब होता है, जहां जहां पर कार्बोनाइल लाइगैंड होते हैं, तो उस कार्बोनाइल लाइगैंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम विल बी 0। तो खाली निकेल नहीं है, मैंने एक एक गिनता हूं, देखो, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। तो जहां जहां भी CO है, उनके पास है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अच्छा,
इधर से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम इन बेरियम पेरोक्साइड एंड बेरियम, इसके अंदर में बेरियम पेरोक्साइड एंड बेरियम सुपर ऑक्साइड, इन दोनों में आंसर हो जाएगा +2, मैंने पढ़ा दिया। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर में अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, इसके अंदर में सपोज अमोनियम नाइट्रेट में दिखाऊंगा, जिंक में दिखाऊंगा, फिर इधर से आऊंगा मैं दोबारा। चलिए मैंने एक बार अमोनियम नाइट्रेट में दिखाता हूँ। देख लिए बेटे, अमोनियम नाइट्रेट एक अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम नाइट्रेट ना बेटा, ये जो अमोनियम नाइट्रेट में दो नाइट्रोजन है, तो उसको कैसे करना है ना, इसको ब्रेक करना है। एक होता है अमोनियम प्लस है, एक NO3 माइनस है। तो अमोनियम प्लस के अंदर में जब तुम सॉल्व करोगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी आ जाएगा -3। देख लो कैसे आ जाएगा, 1 से +4 इक्वल टू +1, 1 से इक्वल टू -3। अब नाइट्रेट के अंदर में 1 से -6 इक्वल टू -1, 1 से इक्वल टू +5, यानी इसके अंदर में 2 नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, तो जो उसके हिसाब से है तो मैंने इसके बता दिया। बेटा इधर से देखो, जहां पर भी अमलगम होता है, क्योंकि अमलगम जो होता है कोई कंपाउंड नहीं है, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, याद रखना, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चाहे सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक अमलगम में जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ये मैंने पहले कह चुका हूं। इसके नॉर्मल हिसाब से आंसर होगा, यानी इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर बताता है, यही अगर मैं बताऊंगा, ए से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक O, फिर ए से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, 7 है ना, 2 चला गया, तो फिर एक O में माइनस होगा, फिर एक O में माइनस होगा, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ये एक ऑक्सीजन को काट देंगे, तो फिर ये जो होता है, एक ऑक्सीजन को मैंने काट के बीच में बॉन्ड लगा दिया, यानी ये हो जाएगा वैल्यू। इनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन ये क्वेश्चन कब आया था कि सल्फर सल्फर के बीच में क्या बोलते हैं कि सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, ये कहने का मतलब है। वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +6 है। ओके, इनमें अब नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन +2। हेमोग्लोबिन के अंदर में, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन में हमारे बॉडी के अंदर में कोबाल्ट का वैलेंसी वेरी करता है +1, +2 एंड +3, तो तीनों आंसर करेक्ट है। इसके अंदर में कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इसके अंदर में कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1, +2, +3 तीनों होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम इन द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। व्हाट इज दिस बेटा? जिगलर नाटा, जिगलर नाटा एक कैटलिस्ट होता है, पॉलीमर चैप्टर में था। ये क्या करता क्या है जिगलर नाटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट इथिन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है, पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के द्वारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट देके हमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन को फेवर करता है जिगलर नाटा। अगर हमें ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट के फॉर्मूला को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा यहीं से देखे कर देता हूँ, हो जाएगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये होता है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइली कॉम्प्लेक्स 1, दूसरे कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम Cl4, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, समझे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट देख लिया होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, कई बार जेईई मेंस में आए भी हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन पेंटा एक्वा नाइट्रोजो आयरन सल्फेट का है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये ब्राउन रिंग कंपाउंड है। इसमें अकेला ऐसे कंपाउंड है जो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वाटर का कुछ नहीं है। ये जो NO है ये 0 नहीं है, +1 है। ये नाइट्रोजोनियम है, ये NO+ है ये, तो इसमें नाइट्रोजन का +1 है, ठीक है ना। तो यहाँ
आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। बाकी ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। फेरोसिन के अंदर में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। फेरोसिन के स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अब क्या होगा, अब फिर ना आएगा ये। चलो ठीक है, उसको बंद कर देंगे।